ठीक है। चलो बच्चों देखो जरा, अदर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो देखो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ना अपन सबको करने नहीं दे सकता। क्यों? हम कॉन्ट्रैक्ट जैसी करेगा ना कोई, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, निभाओ। निभाओ नहीं तो जो नहीं निभाएगा उसके खिलाफ केस हो सकता है ना। मतलब इसका मतलब ये है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो बंध जाता है ना। जब भी दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बंध जाते हैं कि यार अब मैंने एक बार तय कर दिया, बोल दिया कि मैं ये करूंगा, तो अब फिर वो करना पड़ेगा। वो मेरे ऊपर क्या है, ऑब्लिगेशन, कि भाई मुझे करना ही करना है ना। और तो भाई, अच्छा ये ऐसा चलता है कि मतलब जैसे मान लो मुझे नहीं पता कि इस बारे में कोई कानून है ना। अब मैं किसी व्यक्ति के साथ तय कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि ये कैलकुलेटर मैं तुमको बेच रहा हूँ 300 रुपये में। मुझे पता नहीं है कि कानून है ना। बस मैं तुम्हारे साथ ये बात तय की। अब फिर क्या हुआ कि एक दिन बाद मेरा मन बदल गया, उनको नहीं यार जरूरत है, नहीं बेचते। तो मैं तुमको कह रहा हूँ यार नहीं बेच रहा, तो तुम कह रहे हो, कह रहे ऐसे कैसे यार, बात हो गई थी अपनी। मैं कह रहा हूँ तो बस अब नहीं बेचना है। ठीक है। तुम कह रहे हो, कह रहे ऐसे कैसे, बेचना पड़ेगा, कानून है। मतलब क्या कानून क्या होता है? अरे समझ, बस अब नहीं है, अभी तो दिया भी नहीं था तो अब मैं नहीं दे रहा हूँ। तो अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर कानून क्या करेगा, मुझे फोर्स करेगा किस बात के लिए, कि भैया दो कैलकुलेटर। क्योंकि अगर आपने तय कर लिया है ना, तो लीगल ऑब्लिगेशन में हो आप। अब आप वो कर नहीं सकते, यही है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें कोई समस्या है क्या? है ना। ठीक है। तो अगर ऑब्लिगेशन का ऐसा मामला है, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस तरीके से ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर देता है कि नहीं, अगर इस तरीके से ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती है, तो फिर तो ये किसी में भी हो जाएंगे। अगर कानून बना है कि जिसने वादा कर दिया उसके ऊपर ऑब्लिगेशन आएंगे। तो अगर एक 5 साल का बच्चा टॉफी के लिए घर भेज दे, तो अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो फिर तो वो भी ऑब्लिगेशन हमको अनफेयर लग रहा है। पर पॉइंट ये है कि लीगली तो सारे ग्राउंड्स अगर पूरे हो रहे हैं तो कानून उसको एनफोर्स करवा देगा। मान लो कोई व्यक्ति 10,000 रुपए के लिए अग्री कर जाए 50 लाख की गाड़ी बेचना, तो वो अपने पूरे होशो आवास में अगर कर रहा है तो कोई समस्या नहीं। लेकिन हम तो फिर बोलेंगे कि भैया ये गड़बड़ है। ये क्यों गड़बड़ है? क्योंकि यार वो बच्चे को थोड़ी पता था कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, घर की क्या वैल्यू है, ये सब। तो इसका मतलब कानून ने बोला कि यार ऐसा है कि यार छोटे बच्चों को तो कॉन्ट्रैक्ट करने नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई उनका सोसाइटी का जो नॉलेज है वो उतना डेवलप नहीं होता। दूसरा कि क्या होता है ना कि लोग बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो बहुत सारे चोर टाइप के भी लोग होते हैं। तो एकदम छोटे बच्चे की बात नहीं भी करें, थोड़े बड़े भी होते हैं, मतलब 10-11 साल के भी बच्चे हैं, 15 साल के भी बच्चे हैं। तो भाई नॉर्मली हर व्यक्ति जिस पॉइंट पे रहता है उस पॉइंट पे उसको लगता है कि उसको बहुत कुछ पता है। अरे समझ, इस चक्कर में क्या होता है, हमें अपनी इग्नोरेंस का पता कभी नहीं चल सकता। अवेयरनेस ऑफ इग्नोरेंस बहुत खतरनाक चीज है, कुछ ही लोगों को है। ध्यान से समझना, घर जाके समझ में आएगी क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत बात गहरी है, मतलब क्लियर है ना। तो कानून ने इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या बोला कि कोई एक, अपन एक वो तय करते हैं कि यार इस एज तक के लोग के ऊपर ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, नहीं तो फिर धोखेबाजी हो जाएगी। और इस तरीके से प्रोविजन आया माइनर वाला। ठीक है। माइनर वाला जो प्रोविजन है वो क्या कहता है कि 18 साल तक की उम्र तक के जो बच्चे हैं वो क्या नहीं कर सकते बेटा, कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर आपकी एज अप टू 18 ईयर्स है तो आप
कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब जब आप 18 साल से ऊपर के हो जाओगे ना, तभी आप क्या कर पाओगे, कॉन्ट्रैक्ट। अन्यथा आपको अलाउड नहीं है। और आपको अलाउड क्या नहीं है, आपकी सेफ्टी के लिए ही आपको अलाउड नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो वो फिर प्रोविजन बना कि भैया देखो, कॉन्ट्रैक्ट में बंधने वाली बात होती है, तो अपन ऐसे हर व्यक्ति को नहीं बोल सकते कि भैया तुम भी बंध गए, तुम भी बंध गए। तो फिर जो छोटे बच्चे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हमें। तो हम उनको प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके। बोलो, क्या ही क्लियर है? कानून बनाकर। तो हमने कानून में क्या बोला कि भैया आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं। तो इसलिए ऐसा मत समझना कि भाई ये तो हमसे एक अधिकार छीन लिया या ये है वो है। एक्चुअली में प्रोटेक्शन है। अच्छा, ऐसे ही जैसे मान लो कोई अनपढ़, उसके साथ इंग्लिश में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब हो सकता है कि वो ऐसे सोशल प्रेशर में आकर के हाँ वहाँ बोल दे किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, बट उसको समझ तो आई नहीं ना। ऐसे ही कोई पिया विया हुआ है, तो उस समय इन्फ्लुएंस में है वो, टॉक्सिकेटेड है, उस समय किसी को से साइन करवा लो प्रॉपर्टी में या किसी चीज में। तो प्रोविजन बना कि भैया देखो, कानून जो है ना वो बांध देता है। इसीलिए जरूरी क्या है, जरूरी है कि भाई इन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। किस हिसाब से प्रोटेक्ट करना है भाई हमको, किस हिसाब से प्रोटेक्ट करना है कि भाई इनके साथ कोई धोखेबाजी ना हो ना, तो इनके ऊपर ऑब्लिगेशन चढ़ेगी नहीं। तो कानून ने बोला कि यार कैसे बचाएं इनको। तो हमने बोला कि यार एक काम करते हैं, इन लोग अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो अपन बोलते हैं कि उसकी वैल्यू ही नहीं है। मतलब वॉइड ab इनिशियो, समझे कि नहीं? शुरुआत से जो अग्रीमेंट है बेटा, शुरुआत से ही वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड। इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट इट विल बी इनवैलिड। बोलो बेटा, है क्लियर है? बोलो 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 बोलो। बोलो 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 बोलो। है क्लियर? कोई समस्या? समझ गए उस बात को, है ना? चलो अब अपन इसको ऑफिशियली पढ़ते हैं। तो कैपेसिटी मींस कॉम्पिटेंस या एबिलिटी। किस बात की एबिलिटी बेटा? टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, है ना? इंपॉर्टेंस, ये एसेंशियल एलिमेंट्स है required for enforceable agreements. If the parties lack capacity, the contract is generally void or unenforceable. ठीक है? तो अगर मान लो पार्टी की कैपेसिटी नहीं है, तो जो अग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा बेटा, वॉइड, या क्या बोल रहे हैं उसको, अनएनफोर्सेबल। अनएनफोर्सेबल का मतलब क्या है, कि इसको ना आप एनफोर्स नहीं कर सकते। मतलब इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। मतलब कि वो जो माइनर है या जो इनको इंटॉक्सिकेटेड है, उसके साथ जो अग्रीमेंट किया गया उसकी कोई वैलिडिटी है ही नहीं। इससे क्या होगा कि वो फंसेंगे नहीं ऑब्लिगेशन में। समझे? क्या होगा इससे, वो ऑब्लिगेशन में नहीं फंसेंगे। ठीक बात है? क्लियर है? क्लियर है ना? रीड करो इस लाइन को। कोई प्रॉब्लम है इस लाइन में, कोई वर्ड या कुछ भी ऐसा, तो फिर बताइए, डिस्कस करते हैं। बताओ।
ठीक है। तो कौन है भाई कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल, कौन है? अगर आप मेजोरिटी की एज अटेन कर चुके हो। अब मेजोरिटी की एज को ना थोड़ा सा टेक्निकली ऐसा डिफाइंड है वो, कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट में आप कवर्ड हो। उसमें नॉर्मली 18 ईयर्स दिया हुआ है ना? एक बस है अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन, वो है स्पेशल केसेस में 21 है। पर आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है। उस केस में क्या है? 21। बाकी मतलब कि आपके लिए जनरली क्या है? 18 ईयर्स। हाँ, ये कोर्ट ने गार्जियन अपॉइंट किया है और 21 ईयर्स की है। सुपरिटेंडेंट वाला एक एक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सुंदर है, ठीक है ना? और दूसरा प्रोविजन है कि पर्सन काय का होना चाहिए, साउंड माइंड का। तीसरा, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए किसी कानून में, किसी और कानून में। ये तो एक कानून है, कॉन्ट्रैक्ट है। बोलो। ठीक बात है। वो चीज अदर डिस्क्वालिफाइड में है, साउंड माइंड में कवर हो जाएगी। साउंड माइंड का मतलब ये होता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उस समय आप क्या हो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको समझने के योग्य हो। उसमें जो भी कुछ चल रहा है वो आपको समझ में आ रहा है कि बात क्या चल रही है, हम किस चीज में एंटर हो रहे हैं, वो पूरा आपको समझ में आ रहा है। नहीं आया समझ में? तो द इंडिविजुअल मस्ट बी केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है बेटा? और डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए किसी कानून में। ये क्लियर है? तो अब एक एक करके इन तीनों को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहला है मेजोरिटी, कि जो बंदा है वो क्या होना चाहिए? 18 ईयर्स ऑफ एज का होना चाहिए। तो अगर 18 साल से कम का तो माइनर कहलाएगा, और अगर माइनर कहलाएगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने दे सकते हैं। आ रहा है समझ में? कि मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल एबिलिटी आपकी नहीं। ठीक है? क्योंकि भाई कोई भी बड़ा व्यक्ति जो एक्सपीरियंस है वो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट आपके अगेंस्ट में करके वो कर सकता है। इसीलिए सीधे सीधे डिस्क्वालिफिकेशन ही डाल दिया। अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है कि भाई देखो, यहाँ जैसे मान लो माइनर है, वो अपने फ्रीडम से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी वैलिडिटी वैसी नहीं होगी। अब हमने बोला कि यार ऐसे तो फिर उसको पढ़ना पड़ता है, मेडिसिन लेनी है या वो सब, तो लोग तो मतलब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं। तो फिर हमने बोला कि भाई देखो, दो तीन चीजें हैं। एक तो पहला, कि अगर हम माइनर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करने से, बेदखल करने से अच्छा उसके फायदे के लिए कर दो। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बना कि भाई माइनर पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं आएगी। अच्छा, आप कर लो कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट माइनर विल हैव माइनर विल इंकर नो ऑब्लिगेशन। इसका मतलब कल को कुछ भी लफड़ा हुआ, कुछ भी ऐसा है, तो फिर माइनर लायबल नहीं हो। जैसे मान लो कि मैंने किसी माइनर के साथ बोला कि मैं तुम्हें एक कैलकुलेटर दे रहा, फिर उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं उस पर केस नहीं कर पाऊंगा। पर अगर उसने पैसे दे दिए तो वो मुझे केस कर पाएगा। थोड़ा अलग है। समझ में आ रहा है कि माइनर को राइट्स मिल रहे हैं पर लायबिलिटी नहीं मिल रही। जैसे मान लो मैंने तुम्हें कैलकुलेटर बेचा, तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं डाल सकता कि पैसे दो। मैं ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाऊंगा, तो फिर मेरा कैलकुलेटर, वो भी अगर तुमने तोड़ा नहीं है, तो मुझे वापस मिल जाएगा। ठीक है? पर अगर मान लो कि ये कैसा होता है कि तुमने पैसे दे दिए, तुम केस कर सकते हो कि भैया कैलकुलेटर हो। समझ में आ रही है बात? तो बेसिकली माइनर के बेनिफिट के लिए होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, माइनर कैन एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट, बट द अदर पर्सन कैन नॉट एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट अ माइनर। बोलो। नहीं आया समझ में?
जो भी सवाल आ रहे हैं बताओ ना। कोई भी अगर कुछ भी अगर माइंड में आ रहा है तो वो बताते जाओ। ठीक है। पर्सन अंडर 18 कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो मान लो कोई 17 साल 364 दिन का है, वो माइनर है, और वो कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड नहीं हो सकता। बोलो 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 बोलो। ठीक है। एरिया जैसे हम लोग एमपी डोमिसाइल के हैं, यहाँ के रहवासी हैं, निवासी हैं, ऐसा। क्लियर है। चलो, तो माइनर के अग्रीमेंट को लेकर के देखो। माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट वॉइड ab initio होता है। माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट बेटा वॉइड ab initio। ठीक बात है। एनी कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय अ माइनर इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। शुरुआत से ही बेटा वो क्या है, वॉइड। तो बेटा ये जो केस है, देखो जरा ध्यान से, ये धर्मदास घोष वाला केस है। ये केस में क्या बताया गया है? इसमें बोला है कि क्या हुआ था, माइनर ने लोन लिया और अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी। समझ में आ रहा है। फिर जिसने लोन दिया था ना, उसको जैसे लोन वापस नहीं मिला, तो उसने क्या किया, एनफोर्स किया। अच्छा, बिल्डिंग गिरवी रखी थी माइनर ने। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो जिसने लोन दिया था उसने कहा कि ये मॉर्गेज जो है, ये मैं क्या करूंगा, मैं बिल्डिंग बेच के अपने पैसे लूंगा। तो माइनर रोने लगा कि नहीं, हमारी बिल्डिंग है ये वो। और जब कोर्ट में गया केस, तो उसमें बेनिफिट किसका हुआ, जीता कौन, माइनर। कि नहीं भैया, आप माइनर के अगेंस्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते। आप पॉइंट समझो, जिस मैटर पे डिसाइड हुआ है ना, हम सिर्फ वो डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। सारी चीजें नहीं डिस्कस कर रहे हैं। सारी चीजें नहीं डिस्कस कर रहे हैं मतलब, हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि फिर उस लोन का क्या हुआ। हेलो, समझ आ रही है ये बात। ठीक है। तो देखो, माइनर ने अपना घर मॉर्गेज किया हुआ था, है ना। फिर मॉर्गेज वाइड है, द माइनर वॉज नॉट लाइबल टू पे। मतलब माइनर ने लिए था किराए पे। क्या बेटा। तो इसमें क्या बता रहे हो, माइनर ने घर गिरवी रख दिया था 20,000। हाँ, ठीक है। पर उसके खिलाफ कोई एक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। बोलो, क्लियर है क्या ये? ठीक है। चलो, सिंस द कॉन्ट्रैक्ट इज void, नो ऑब्लिगेशन इज क्रिएटेड फॉर द माइनर। माइनर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं आएगी। समझ गए क्या। फिर नो रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन देखो, जैसे अब सवाल आया इसके बाद कि भाई, जिस माइनर को अपन नहीं करने दे रहे ना कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं आने दे रहे। हमने कहा भाई अगर वो एक बार मेजर हो गया फिर, हमने कहा मेजर हो गया तो फिर वो कर लेगा कॉन्ट्रैक्ट, कोई समस्या नहीं। तो फिर सवाल ये आया कि अगर मान लो उसने माइनॉरिटी में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और फिर वो मेजर हो गया, तो वही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा क्या। तो कानून ने बोला कि भाई देखो ऐसा नहीं है। ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, इस पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उस समय उसका क्या होना जरूरी है, मेजर। उस पॉइंट पे नहीं है मेजर तो क्या होगा, अग्रीमेंट वॉइड अब इन इश्यू है।
आई ये बात समझ में? अब अग्रीमेंट अगर मान लो कि वॉइड एब इनिशियो है, तो अब वो मेजर हो गया, तो उसको इन्फोर्स कर सकते हैं क्या उसी कॉन्ट्रैक्ट में? वो कॉन्ट्रैक्ट तो क्या है बेटा, void। मेजर होने के बाद आपको फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बना और ऑब्लिगेशन बची। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गया था माइनॉरिटी में और ऑब्लिगेशन बची थी मेजॉरिटी में, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ, तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या हो जाएगा, वॉइड। तो ये आप वो करने की जरूरत नहीं। बेसिकली फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ही आपको एंटर करना पड़ेगा। तो रैटिफिकेशन जो है उसका मतलब होता है अप्रूवल। यहां पर रेटिफिकेशन का जो मतलब है, आमतौर पर रेटिफिकेशन का मतलब होता है अप्रूवल आफ्टर द एक्ट। ठीक है ना? यहां रेटिफिकेशन का मतलब है कि माइनॉरिटी में कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको अप्रूव कब कर रहे हैं, आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। मेजोरिटी अटेन करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट जो माइनॉरिटी में किया था, क्या उसको अप्रूव कर सकते हो? तो यहां पर उसके लिए वर्ड क्या यूज किया गया है, रैटिफाई कर सकते हो क्या? तो रैटिफिकेशन अलाउड है क्या? तो पॉइंट है कि रैटिफिकेशन भी अलाउड नहीं है, रैटिफिकेशन से भी वो वैलिड नहीं होगा। बोलो बच्चों, क्लियर है? बोलिए बेटा, क्लियर है ये? है ना? तो अगर एक अग्रीमेंट वॉइड है, याद रखना बेटा, वॉइड एग्रीमेंट मतलब शुरू से इनवैलिड। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो पहले वैलिड था बाद में इनवैलिड हुआ, कैन नॉट बी रैटिफाइड व्हेन माइनर टर्न्स 18। फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ही करना होगा। एग्जाम्पल वन, इफ एक्स माइनर इशूज अ promissory note to I upon turning 18, X cannot validate it by simple declaration. एक न्यू promissory note would also be void। क्योंकि देखो, promissory note सिर्फ एक परफॉर्मेंस है, क्या बेचा क्या खरीदा उसका जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रेश करना पड़ेगा। ये आ चुका एग्जाम में, इसको दोबारा से रीड करो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। कैसा? कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा उसने माइनॉरिटी में, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट किया उसने माइनॉरिटी में, उसकी पेमेंट बची हुई थी, तो लैपटॉप खरीद लिया उसने। समझ में आया? फिर उसकी जो पेमेंट है उसके लिए उसने प्रोमिसरी नोट दिया, चेक दिया। तो बताओ, क्या उस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर सकते हैं चेक अगर 18 होने के बाद दिया तो? नहीं। अच्छा, उसने जो चेक दिया था माइनॉरिटी में दिया था, अब मेजर मेजर होने के बाद उसको कैंसिल करके एक नया चेक दे रहे हैं, तो क्या वैलिड होगा? नहीं। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था? माइनॉरिटी में। अभी 18 होने के बाद उसको दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि भैया क्या लैपटॉप खरीदना बेचना है, तो हाँ या नहीं, और उसके बाद फिर वो इशू करेगा तो वो वैलिड। बोलो। ठीक है बेटा?
तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि माइनर पे ऑब्लिगेशन नहीं आ सकती। अच्छा, क्या माइनर सिर्फ बेनिफिट उठा सकता है? इसका जवाब है हाँ। माइनर जो है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड नहीं होता, बट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि क्या हो, उसको बेनिफिट मिल रहा है बस, क्या उसका बेनिफिट ले सकता है वो बस? तो इसका जवाब है हाँ, बेनिफिट जो है वो उठा सकता है, कोई समस्या नहीं। क्लियर है ये? ठीक है। A promissory note in favor of the minor is valid from minor's perspective। मतलब मान लो कि वो चेक माइनर के लिए लिखा गया। अच्छा, माइनर ने किसी को चेक दिया, वो अगर बाउंस हो गया, तो कोई बंदा माइनर पे केस कर सकता है? नहीं। पर अगर क्या हुआ, माइनर को किसी ने चेक दिया और वो बाउंस हुआ, तो माइनर केस कर सकता है? हाँ, माइनर केस कर सकता। क्या ये क्लियर है? A minor cannot be a full partner but may be admitted to its benefits। जैसे कि पार्टनरशिप में फॉर बेनिफिट पार्टनर क्या हो सकता है बेटा? एडमिट हो सकता है। क्लियर है? फिर इफ अ मॉर्गेज इज एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ अ माइनर, द माइनर कैन एनफोर्स इट इन कोर्ट। ठीक है। फिर माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी। सर इसको ऊपर वाली लाइन में mortgage is executed in favor of minor। मतलब माइनर के पास कुछ गिरवी रखा तो माइनर केस कर लेगा। अभी ऊपर वाले केस में क्या हुआ था? माइनर ने अपनी बिल्डिंग गिरवी रखी, क्या माइनर पे केस हो सकता है? नहीं। माइनर के पास गुड बिल्डिंग गिरवी रखेगी, माइनर केस कर सकता है क्या? हाँ। नहीं समझे? ठीक है। तो इवन इफ द माइनर मिसरिप्रेजेंटेड lied about being major, he can still plead minority later। समझे समझे? मतलब मान लो माइनर ने झूठ बोल दिया। माइनर था, 16 साल का था, बोला कि मैं 18 का हूँ, और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी के साथ। अब तो क्या वो लायबल हो जाएगा? तो पॉइंट ये है कि नहीं बेटा, वो माइनर है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहे हैं कि नहीं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। तो उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं आएगी। बच्चे तो झूठ बोल देते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो क्या होगा, वो बाद में माइनॉरिटी प्लीड कर लेगा। माइनॉरिटी प्लीड करने का मतलब ये है कि वो पहले झूठ बोल दिया, अब जब कॉन्ट्रैक्ट निभाने की बात आई तो वो रो रहा, कह रहा मैं तो माइनर हूँ। क्या वो ऐसा कह सकता है? जवाब है हाँ। कानून जो है वो माइनर को प्रोटेक्ट करता है। क्या ये क्लियर है? माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी। एस्टॉपल ये होता है कि आपने जो बोल दिया एक बार, तो फिर उसी के हिसाब से चलेंगी चीजें।
माइनर पे एस्टॉपल भी नहीं लग रहा। मतलब माइनर जो है वो अपनी बात से क्या हो जा रहा है, पलट जा रहा है बेटा। क्लियर है ये? तो रूल ऑफ एस्टॉपल नहीं लग रहा उस पर। माइनर इज नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम क्लेमिंग द, ठीक है। माइनर ने लोन लिया बेटा 20 लाख का, 20 हजार का, प्रिटेंडिंग कि वो 18 साल का था। जब उसको रिपेमेंट के लिए बोला तो उसने मना कर दिया, बोला मैं माइनर हूं। अब यहाँ क्या वो खा जाएगा पैसे? नहीं दे रहा मतलब क्या, पैसे खा लेगा क्या? तो पॉइंट ये है कि कानून ये कहता है कि भैया देखो, अनस्पेंड मनी जो है वो आपस से वापस ले लो। पर अगर उसने कहीं कुछ खर्च कर दिया है तो फिर आप उससे वसूल नहीं पाओगे। क्या क्लियर है? इसने खर्च कर दिए हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर। सर वो खर्च करके कोई एसेट से लेके आया, गाड़ी ले आया, साइकिल ले आया। वही देखो कोर्ट डिसाइड करेगा। तो वो मान लो जो असेट लेकर के आया तो वो रिकवर करवा देंगे ऑब्वियसली। पर इलेजिटिमेटली उड़ा दिए तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। इफ एनी अनस्पेंट portion of the loan remains, the court may order the minor to return it, but the spent amount is typically not recoverable from the minor. बोलो, क्लियर है? मतलब अगर मान लो उसने कुछ पैसा खर्च नहीं किया है तो उससे रिकवर किया जा सकता है। ठीक है। पर जो खर्च कर दिया है, हम बोले नहीं वो भी ला करके दो किसी तरीके से, तो वो नहीं है उसके पास तो वो नहीं देगा। और उसके ऊपर केस भी आप इस बात का नहीं कर पाए। बोलो, क्लियर है ये? फिर क्या बेटा? लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज। नेसेसरीज मतलब, ठीक है, नेसेसरीज का मतलब क्या होता है? भाई बेसिक जरूरत है ना, सर्वाइवल के लिए जो है, रोटी कपड़ा मकान, इसके बिना कोई इंसान नहीं रह सकता ना। मेडिसिन, एजुकेशन, ये सब भी किस में आएगा? नेसेसरीज में आएगा। तो देखना, सिचुएशन केस क्या है कि अगर मान लो किसी भी व्यक्ति ने माइनर को नेसेसरीज प्रोवाइड करना, आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसके साथ तो वैलिड नहीं है। तो मान लो कोई माइनर जो है उसको आपने खाना खिला दिया, आपने मेडिसिन की उसकी जरूरत पूरी कर दी, उसको एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए जरूरत थी, आपने पैसे दे दिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, उसको रहने के लिए जगह दे दी, वट एवर, समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कुछ ना कुछ मॉनिटरी वैल्यू है ना? तो अगर आप माइनर के लिए उसके नेसेसरीज प्रोवाइड कर रहे हो उसको, क्लियर है, जरूरत है, क्लियर है, तो उस माइनर के ऊपर ऑब्लिगेशन आएगी। ध्यान से समझना। पर ये ऑब्लिगेशन को भी ना थोड़ा सा पर्टिकुलरली डिफाइन किया गया कि ये जो ऑब्लिगेशन है ना पर्सनल नहीं आएगी उसके ऊपर। ये ऐसा होगा कि अगर माइनर के पास कुछ प्रॉपर्टी है, अगर अगर माइनर के पास कुछ प्रॉपर्टी है, तो हम उस प्रॉपर्टी में से क्या कर लेंगे बेटा? उस प्रॉपर्टी में से क्या कर लेंगे बेटा? नेसेसरीज का अमाउंट रिकवर कर, ये बोल दिया कोर्ट में। आ रहा है समझ में? तो आमतौर पर देखा जाए तो ये बिल्कुल ये प्योर एक्सेप्शन की तरह है। समझ में आ रहा है? जिसमें क्या किया जा रहा है, माइनर को क्या बोल रहे हैं हम कि भैया तुम जो है इस बात के लिए तो लायबल रहो, अगर तुमको क्या प्रोवाइड की गई, नेसेसरी प्रोवाइड की गई, तो देन यू आर लायबल। बोलो बेटा। नहीं हो तो नहीं रिकवर कर सकते। वही सेम कॉन्सेप्ट। आ रहा है ये समझ में?
भाई प्रॉपर्टी नहीं है तो नहीं कर सकते आप कुछ भी रिकवर। बोलो, है ये क्लियर? ठीक है। तो आप रिकवर कर सकते हैं अगर प्रॉपर्टी है तो। पूरा प्रोविजन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो एक कवर। देखो फिफ्थ वाला जो है वो ऐसा है कि अगर मान लो कि माइनर को क्या प्रोवाइड की गई, नेसेसरीज। तो जिसने प्रोवाइड की है नेसेसरी, अब नेसेसरी वर्ड ऐसा पर्टिकुलरली नहीं डिफाइंड है। वो ऐसे डिफाइंड है कि भैया जो जरूरत थी उसकी। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? कि उसको पर्टिकुलर लाइफ के उस स्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जरूरत थी। तो क्या होगा? वो आपने अगर प्रोवाइड कर दी तो क्या होगा? आप उसका अमाउंट जो है रिकवर कर सकते। किससे? माइनर से नहीं बोलेंगे, नहीं। क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी। किससे? माइनर की प्रॉपर्टी से आप उस अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। बोलो बेटा, क्या है क्लियर है? हेलो? यस। ठीक बात है ना? चलो फिर क्या है? नेसेसरीज वो आइटम होते हैं जो माइनर को पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जरूरी होते हैं। क्लोथिंग, मेडिकल। माइनर पर्सनली लायबल नहीं है इन चीजों के लिए। समझ में आ रहा है? बट उसकी प्रॉपर्टी को बेच करके ये पैसे वसूल किए जा सकते हैं। ज्यादा नहीं, सिर्फ उतने ही जितने के लिए वो लायबल है। समझ गए क्या? कंडीशंस। अच्छा, एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी है ना? एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी। जो गुड्स सर्विसेज हैं वो नेसेसरी होनी चाहिए, तो ही आप रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, माइनर के पास अगर पहले से है, उसके पास खाने के लिए भरपूर है, तुमने फिर भी उसको दो टॉफी खिला दी, बोले अच्छा मैं रिकवर करूंगा इसकी प्रॉपर्टी से, ये नहीं हो पाएगा भाई। आ रहा है समझ में? हेलो? ठीक है। जैसे श्रुति एक माइनर है, उसने लैपटॉप खरीदा ऑनलाइन क्लासेस के लिए। कितने में? 70,000 में उधार। उसके पास 20,000 थे बैंक अकाउंट में। तो शॉपकीपर जो है वो 20,000 ले सकता है उसके एसेट से, पर पर्सनली नहीं ले सकता। अब क्या होता है ना, इसमें नॉर्मली लोग सवाल पूछते कि भैया लैपटॉप ही ले लेगा ना वो। तो हाँ, लेकिन वो बुक वाले सोच नहीं पाए बनाते पहले। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्या होगा, वो लैपटॉप ही ले लेगा। समझ गए? हाँ। चलो फिर क्या बेटा? कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन। ठीक है, ये कल करते हैं। ठीक है। ठीक है, अभी कौन सी क्लास है तुम लोग की? मेरी ही। ओके। तो मैं इसको कंटिन्यू कर लूँ क्या थोड़ा सा? शर्ट्स पढ़ा दूँ ना? ब्रेक कर लें 5-10 मिनट, कि नहीं करें? कर लेते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है।